माय नेम इज भूपेश, वेलकम टू अवर चैनल द हाइपरलूप फैमिली। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था यूके के प्राइमरी स्कूल और अर्ली ईयर फाउंडेशंस के असेसमेंट के बारे में। आज का वीडियो उन सारे पेरेंट्स के लिए है जो यूके आ चुके हैं या आने वाले हैं और उनके बच्चे सेकेंडरी स्कूल्स में सेकेंडरी स्कूल के जो असेसमेंट होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी स्कूल्स, और उनके असेसमेंट को समझना, उनकी ग्रेडिंग सिस्टम को समझना एक काफ़ी चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। और पेरेंट जो भी नया यूके में आया है इंडिया से या और किसी अदर कंट्री से, वो हमेशा इन चीज़ों को लेके स्ट्रगल करते हैं। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रेडिंग सिस्टम्स इन सेकेंडरी स्कूल्स इन यूके। आइए ये देखते हैं कि असेसमेंट्स होते कैसे हैं। जैसे ही आपका बच्चा मूव करता है की स्टेज 3 और सेकेंडरी स्कूल में, आपके असेसमेंट के जो प्रोसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं। नॉर्मली की स्टेज 3 के जो असेसमेंट होते हैं वो टीचर के होते हैं, वो क्लास के ऊपर बेस्ड होते हैं यहाँ पे। और एट द एंड ऑफ की स्टेज 3 नॉर्मली एक नेशनल करिकुलम असेसमेंट होता है जहाँ पे आपके प्यूपिल का अटेनमेंट इज नॉर्मली असेस्ड इन रिलेशन टू द नेशनल करिकुलम program of the study, and pupils are awarded levels based on the national curriculum scale to reflect their attainment. So at the end of key stage 3, जिसको हम normally year 9 बोलते हैं, वहाँ पे the minimum attainable level is 5. इसके बाद हम की स्टेज 4 में जाते हैं जहाँ पे जीसीएससी आता है और आप वहाँ पे फाइनल एग्जाम्स देना शुरू करते हैं। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और ये देखें जीसीएससी की ग्रेड्स होती कैसी हैं। तो नॉर्मली जो जीसीएससी की ग्रेड थी वो अभी रिसेंटली मॉडिफाई हुई है। पहले यहाँ पे जो जीसीएससी की ग्रेड्स आती थी वो आती थी स्टार्टिंग फ्रॉम एफ एंड इट गोज टू ए प्लस और ए स्टार के फॉर्म में, बट अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने रूल्स को ग्रेड 9 मिल रही, इट मीन्स इट इज गेटिंग हाई ए। 8 इज इधर लो ए प्लस और हाई ए। 7 is equivalent to is low or mid A. 6 is basically high B, and level 5 is a low B or high C, and as per the government rules it is a strong pass. अगर आपके किसी भी स्टूडेंट को ग्रेड 5 मिला हुआ है तो एक स्ट्रॉन्ग पास के फॉर्म में डिनोट होता है। 4 is basically a low or mid C, and grade 3 is basically D grade or high grade of E. और ई और एफ जो होते हैं वो आपके नॉर्मली लो ग्रेड ई और हाई ग्रेड एफ के फॉर्म में आते हैं, और जो ग्रेड 1 है वो जाता है आपका लो ग्रेड एफ या जी के लिए। अगर हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखें नॉर्मली, तो ये जो सिस्टम है आपका डिवाइडेड हो जाता है 2 पार्ट्स में। यहाँ पे बेस्ड अपॉन योर किड परफॉर्मेंस ये बच्चों को 2 टियर्स में बांटते हैं। वन इज फाउंडेशन एंड द सेकंड वन इज हायर टियर। फाउंडेशन स्टूडेंट जो होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उतने हाई लेवल की नहीं होती जितने यहाँ पे हाई टियर के लोग करते हैं। और किसी भी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो मैक्सिमम अचीवेबल टारगेट होता है ऑन द जीसीएससी ग्रेड इट्स 5, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। और जो हायर लेवल पे होते हैं उनकी रेंज नॉर्मली 3 से स्टार्ट होकर 9 के बीच में जाती है। द ग्रेड्स आर फाइनली डिवाइडेड इनटू प्लस और माइनस। फॉर एग्जांपल -1, 1 एंड +1। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो इनको थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसकी जगह ए, बी और सी यूज करते हैं। इफ योर किड इज गेटिंग लेट्स से -4, इट मींस अगर उसका टारगेट 4 है तो स्लाइटली लोअर परफॉर्म कर रहा है। अगर 4 है तो वो एट पार है विद ऑल द स्टूडेंट, एंड इफ इट इज +4 इट मींस ही इज परफॉर्मिंग अबव द required or attainable level. Or as we have discussed earlier, right, so depending upon age of child, हर एक की स्टेज के लिए कुछ एक्सपेक्टेड नेशनल करिकुलम लेवल्स होते हैं जो आपको अटेन करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एज ऑफ 7 इट इज 2, फॉर की स्टेज 2 फ्रॉम फॉर द क्लास 3, 4, 5 एंड 6 द मैक्सिमम इज 4, एंड फॉर क्लास 7, 8, 9 जिसकी हम बात करते हैं नॉर्मली उसके लिए 5 to 6 है। और इसको अगर हम लेके जीसीएससी में जाएं तो ये लेवल आपके इंक्रीज हो जाते हैं टिल 9। अभी आता है जीसीएससी के ग्रेड्स होते कैसे हैं। तो नॉर्मली जैसे हमने पहले बात की थी, जीसीएससी की जो ग्रेड्स हैं 1 to 9 के बीच में डिवाइडेड हैं, और उसको हम ए, बी, सी या इसको हम माइनस, नॉर्मल नंबर और प्लस में डिवाइड करते हैं। अगर सी आया है इसका मतलब जो आपका बच्चा है वो लोअर लेवल पे है और उसको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बी का मतलब है आपका बच्चा कंफर्टेबली काम कर रहा है उस लेवल पे, और ए का मतलब चाइल्ड वर्किंग एट द टॉप एंड ऑफ द लेवल। 6 का जो बच्चा होता है उसके लिए लेवल वुड बी 4। 7 का जो बच्चा है वो भी 4 के ऊपर ही रहता है वहाँ पे। और जैसे जैसे आपके बच्चे ऊपर जाते हैं उनके जो नॉर्मली आपके लेवल्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, और एट द एंड ऑफ ईयर 9 योर किड शुड बी अटेंडिंग समवेयर बिटवीन 5 to 6। सो 5 A, B, C और 6 A, B, C के बीच में कहीं पे वो आएगा। सो अगेन अगर हम ओवरव्यू देखना चाहें कि आपका बच्चा ईयर 7 में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसकी ईयर 8 और ईयर 9 की परफॉर्मेंस कैसे हो सकती हैं, स्कूल उसको जीसीएससी के लेवल पे ग्रेड कैसे करता है, एक बार वो देखते हैं। सो
अगेन अगर आपका ईयर 7 में जो ग्रेड होती है नॉर्मली 1 से 4 के बीच में होती है। ईयर 8 की जो ग्रेड्स होती हैं नॉर्मली आपकी 1 से 5 के रेंज में आती हैं आपकी। और ईयर 9 की जो टारगेट्स होते हैं वो कभी पहले डिसाइड नहीं होते, वो आपका हम डिसाइड करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 11, जो कि हमारा 9 का ग्रेड वहाँ पे हो जाता है। सो अगर आपके बच्चे को फॉर एग्जाम्पल ईयर 7 में ही इज एट 4A, तो ये एक्सपेक्टेड होगा कि ही विल बी एट 5A 5B इन ईयर 8, एंड दिस वुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ GCSE ग्रेड 9। तो अगर आपका बच्चा 4A ला रहा है ईयर 7 में, 5A ला रहा है ईयर 8 में, तो ही कैन इजिली अचीव GCSE ग्रेड 9 इन ईयर 11। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे को 4C मिला है एट द एंड ऑफ ईयर 7, 4A मिला है एट द एंड ऑफ ईयर 8, इट मीन्स योर चाइल्ड इज on track to achieve a grade of 7 in GCSE. Similarly, if your kid is achieving 2A at the end of year 7, 3B at the end of year 8, in that way, the kid is going to achieve at least 5 in year 11 GCSE exam. So again, अगला क्वेश्चन ये आता है कि GCSE की ग्रेड डिफाइन कैसे करते हैं, या आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि आपका बच्चा किस ग्रेड में रहेगा। सो नॉर्मली यूके में जो ये आपके बच्चे के जो लेवल्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं की स्टेज 2 एग्जाम्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर आपके की स्टेज 2 एग्जाम्स में है जो आउट ऑफ 120 उसे 116 मार्क्स मिले हैं रीडिंग एंड मैथ्स में, उस कंडीशन में जो आपके बच्चे की जो ग्रेड होती है स्टार्टिंग ईयर ग्रेड, वो डिसाइड जो करते हैं वो 4C की होती है, वो लोअर एंड पे होता है, और उसकी जो टारगेट अचीवेबल ग्रेड होगी दैट विल गो अप टू 4, एंड फॉर द सेम किड द टारगेट ग्रेड फॉर ईयर 8 वुड बी अराउंड 5B. If he progresses in the similar way, he would be able to achieve the grade of 9 going forward, in year 11. Similar way, if you have scored 113, it would be 3A, 4B, and 5C, touching 8. If it is somewhere between, let's say 104 to 109 के बीच में, तो जो उसका टारगेट होगा वो 3A और 4C के बीच में होगा ईयर 7 के लिए। ईयर 8 की जो टारगेट ग्रेड होंगी वो 4B और 4A के बीच में होंगी, एंड इन दिस वे ही विल बी एबल टू अचीव अ लेवल ऑफ 9. So you can see the list over here, how exactly the distribution is and how much mark your kid has attained in key stage 2 and what level he would be starting in year 7, what will be the target grade, what will be the target grade for year 8, and what she could score based upon the current performance in year 11. Biggest question is how the grading system works in year 7. When we decide this thing, we always set a target for end of the year, which is normally called as a achievable target grade or ATG. This data is normally driven by students' key stage 2 performance, which is basically SAT in reading and mathematics, and the 8 to 11. This is normally adjusted according to the progress they have made since the starting of the secondary school. So इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज इफ यू आर कमिंग इन यूके और आपने जस्ट स्कूल जाना शुरू किया है, तो उनके टीचर्स के पास ये क्राइटेरियाज नहीं होते वहाँ पे। सो आपके बच्चे की जो टारगेट वो सेट करेंगे वो हमेशा लोअर साइड में होगा, एंड बेस्ड अपॉन द किड्स परफॉर्मेंस दे कीप ऑन मूविंग हिम अप। सो ऑलवेज कीप दैट थिंग इन माइंड। अगेन फॉर असेसमेंट के लिए जैसे हमने पहले बात की थी 9 to 1 ग्रेड के लिए यूज होता है, और हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड इज बेसिकली 4 इन दिस कंडीशन। सब ग्रेड्स होती हैं ABC के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, आप प्लस और माइनस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और हाईएस्ट पॉसिबल जो ग्रेड होती है वो 4A होती है यहाँ पे, एंड लोएस्ट ग्रेड इज 1C। फॉर ईच सब्जेक्ट देयर विल बी इन ईयर असेसमेंट्स, जिसके बेसिस पे वो ये प्रिडिक्ट करेंगे कि बेस्ड अपॉन करंट प्रोग्रेस आपका बच्चा एट द एंड ऑफ ईयर कहाँ पे होगा या कौन सी ग्रेड वहाँ पे अचीव करेगा। सो एट द एंड ऑफ ईयर 7 अ पीपल ऑफ एवरेज एबिलिटी, जिसको हम बात करते हैं स्टैंडर्ड लेवल पे, ही शुड अचीव अ ग्रेड ऑफ 2A, जिसको अगर हम देखें एक्सपेंड करके हमने पहले देखा था, तो ही विल बी टचिंग GCSE ग्रेड ऑफ 5 इन द ईयर 11। तो वो स्ट्रॉन्ग पास के फॉर्म में आता है। टॉप एंड में नॉर्मली जिसकी हाई एबिलिटी है वो आपका आराम से ग्रेड 4C या उसके ऊपर अचीव कर सकता है। You have to keep one thing in mind, that different schools have a different assessment criteria. So 1, 2, 3, 4, what we are talking about, it is based upon the GCSE. Many schools have a different perspective and they grade kids based upon 1 to 9. For example, you can get a grade 9 in year 7, but this will not be the same as it is compared to grade 9 in year 11. So always keep that thing in mind, and if you have any doubt, go forward, talk to your teacher, try to understand what exactly it means. But again, this will be based upon teacher's assessment in the class. So the same thing what we talked about in the form of graph. If your kid is getting 2A, starting at 2A and ending up at 3B, he might be able to achieve 6. अगर आपका 2A पे आता है यहाँ पे अचीव करता है, तो he will be going with a strong pass
at GCSE level. Similar way में year 8, so each subject a target is set for the end of the year. Normally 9 to 1 grade is used and highest possible grade is grade 5. So and the subgrade could normally be A, B, C use करते हैं कई बार, यहाँ पे प्लस या माइनस भी यूज कर सकते हैं, and maximum achievable in this condition is 5A. As we have talked earlier, different schools might have a different criteria. They might give you a 9, but that 9 will not be student gets in year 11. So and for each subject they will be sending you a half-term report card which will predict how it is performing and what grades people will achieve at the end of the year. End of year 8, a pupil of average ability should achieve a grade of 3B. और जो भी हाई एबिलिटी के किड्स होते हैं उनकी जो नॉर्मल जो ग्रेड्स होगी 4A से ऊपर होगी, दे कैन गो 5C, दे कैन गेट 5B, दे कैन गेट इवन 5A इन फ्यू कंडीशंस. नॉर्मली असेसमेंट गेट्स हार्डर फ्रॉम टर्म टू टर्म एंड ईयर टू ईयर. सो द ग्रेड 6 इन ईयर 11 रिप्रेजेंट more high standard as compared to grade 6 what they are getting in grade 8. So always keep that in mind. अगर यहाँ पे grade 6 आया तो उसका GCSE का grade 6 के equivalent वो नहीं है. Again the same thing, if your kid is getting let's say a 5B over here, he would easily be on target to secure 9 in GCSE. So always pay close attention to these points. अगर ईयर 9 की हम बात करें तो फिर द प्रोसेस सेम होता है. यहाँ पे जो टारगेट होते हैं वो एंड ऑफ द ईयर के लिए सेट होते हैं. 9 to 1 की ग्रेड यूज करती है और हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड इन दिस कंडीशन इज 6. सब ग्रेड्स A, B और C यूज किया जाता है. कुछ जगह पे प्लस और माइनस के फॉर्म में यूज करते हैं. काफी सारे ऐसे स्कूल हैं जो आपको 6 की ग्रेड नहीं देंगे. दे विल स्टक विथ -5, 5 एंड +5. सो इन दैट कंडीशन द पर्सन हु इज अचीविंग द मोस्ट मार्क्स ही विल बी गोइंग विथ +5. Normally, as we have talked earlier, half-termly report card आएगा and which will predict where exactly your ward would be at the end of year 8. अगर हम average ability की बात करें, they should be able to achieve 3B, and which means they are on path to achieve grade 5 at the end of their GCSE. और जो भी higher ability के बच्चे होते हैं वो हमेशा आपके GCSE grade 9 के लिए eligible होते जाते हैं. So this is the national expected working level for students in year 9. So many times confusion arises when we see the report card or when we see the assessment report. Achievable target range is 4 and your kid stands at let's say 3B or 3C and it says this is as per the GCSE requirement. So confusion start hota hai ki yaar GCSE goes from 1 to 9. So why they are talking about only 4? Is my kid not performing properly or do I need to work on my kids or what exactly the thing is? School है जो आपको 9 का grade देंगे maybe in year 7, but this is not equivalent to what they are going to give you in GCSE. So the best approach is go talk to your school, talk to your teacher and try to understand what exactly they want to say. अब हम बात करते हैं assessment की. तो जो normally आपके year 7, 8 और 9 में आपके पूरे साल के 3 assessment होते हैं. Assessment point grade के फॉर्म में डिनोट करते हैं. Assessment point grade 1, 2 and 3 और AP1, AP2 and AP3. टीचर जो है आपके वाइड रेंज ऑफ एविडेंसेस यूज करती है. दे विल लुक एट हाउ द किड्स आर परफॉर्मिंग इन क्लास, दे विल लुक एट हाउ गुड दे आर विद देयर होमवर्क, हाउ दे आर परफॉर्मिंग इन द क्लास टेस्ट एंड बेस्ड अपॉन दीज थिंग्स दे विल गिव यू अ ग्रेड. Before giving a grade to any student, they will look at overall performance of the student in the class. Then, based upon the performance, the kids are given grades, and there will always be a grade boundaries, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं. और बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके बच्चा आपका आके बताता होगा कि मैं सेट 1 में हूँ या मैं सेट 2 में हूँ या मैंने एक सेट अब ऊपर मूव कर लिया है, तो वो क्या होता है. तो बेस्ड अपॉन इंटरनल असेसमेंट, बेस्ड अपॉन द किड्स परफॉर्मेंस, किड्स आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू सेट्स. देयर कुड बी अ नंबर ऑफ सेट्स इन अ क्लास. समटाइम्स मैंने 1 to 7 भी देखे हैं, 1 to 3 भी देखा हुआ है, 1 to 5 भी देखा हुआ है. इट कुड डिपेंड्स अपॉन द स्कूल एंड डिपेंड अपॉन हाउ दे डिवाइड देयर स्टूडेंट. तो जो भी किड्स यहाँ पे हायर सेट में होते हैं वो ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम करते हैं एज कम्पेयर टू किड्स इन द लोअर सेट. अगला क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स को असेसमेंट रिपोर्ट आती कैसी है. तो नॉर्मली दे विल रिसीव इंफॉर्मेशन एट अ डिफरेंट असेसमेंट पॉइंट थ्रू आउट द ईयर. नॉर्मली वो रिपोर्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एटीट्यूड टू एजुकेशन लेवल at each assessment point and they will also look at education focus. आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान कितना दे रहा है उसके ऊपर, उसके करंट एफर्ट्स क्या है और उनके बेसिस पे ये भी बताते हैं कि वो इम्प्रूव कहाँ पे कर सकते हैं. और अचीवेबल टारगेट ग्रेड जो होती है नॉर्मली एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर पब्लिश होती है. आपको लिख के आती है कि आपके बच्चे को ये एक्सपेक्टेड था एंड वेयर एक्जैक्टली योर किड स्टैंड. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है ये शौर्य के स्कूल में था. दिस माइट नॉट बी सेम फॉर ऑल द स्कूल बट दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर. सो फॉर ईयर 7 बेसलाइन असेसमेंट पीरियड होता है जहाँ पे वो ये डिसाइड करते हैं कि आपका बच्चा किस लेवल को अचीव कर सकता है एट एंड ऑफ ईयर 7.
और आपके ETL, ETFG और अचीवेबल टारगेट ग्रेड डिसाइड होते हैं। सेम गोज विद ईयर 8 एंड 9, जहाँ पे आपकी करंट ग्रेड्स के बेसिस पे आपके जो आपका ETL, ETFG और ATG डिसाइड होते हैं। एंड देन ईयर 10 और 9 और 10 के ऊपर आपका नॉर्मली जो असेसमेंट्स होते हैं वो जाते हैं। अभी अगला क्वेश्चन आता है कि ये आपको ATEL क्या होता है। एजुकेशन लेवल रिसेप्टर्स होते हैं। ये हर एक पॉइंट पे जो टीचर्स होते हैं और फॉर्म ट्यूटर्स होते हैं आपके बच्चे के, वो डिसाइड करते हैं वहाँ पे। और ये फोकस करते हैं दो चीज़ पे, एटीट्यूड टू एजुकेशन लेवल और एटीट्यूड टू एजुकेशन फोकस। अगेन जब ATEL जब वो करते हैं एटीट्यूड टू एजुकेशन लेवल, वो नॉर्मली ये देखते हैं बेस्ट फिट अप्रोच, और उसके लिए डिफरेंट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस यूज, बहुत सारे स्कूल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल शौर्य के स्कूल में वो आउटस्टैंडिंग लर्नर, अ गुड लर्नर, रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट लर्नर, अनसेटिस्फैक्टरी लर्नर के ऊपर है। और ये भी जो होते हैं वो डिफरेंट रेंजेस में है आपको। फॉर एग्जांपल OS 1 से OS 7 के लिए आउटस्टैंडिंग लर्नर, तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ एक्जैक्टली दे आर परफॉर्मिंग, खुद से काम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उन सारे लेवल के ऊपर, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर इन बच्चों को यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है एक दूसरे कॉलेज की है जो अभी मुझे मिली थी। अगर मैं इंटरव्यू रिपोर्ट की बात करूं तो अगेन यहाँ पे बच्चे का नाम, ट्यूटर का नेम, व्हाट इज द रीडिंग एज, दिस इज अगेन और सिमिलर हो सकती है वो बच्चे के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन हाउ द किड इज परफॉर्मेंस। फिर हम बात करते हैं ईयर्स, उसका बेस ग्रेड कितना था यहाँ पे, उसकी टारगेट ग्रेड्स क्या है, वेदर ही इज ऑन ट्रैक और नॉट, उसकी बिहेवियर कैसा है, अटेंडेंस कैसी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन नॉर्मली यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो या तो रिपोर्ट्स आपको उस फॉर्मेट में आएगी जो मैंने आपको पहले दिखाया था जहाँ, या तो आपको रिपोर्ट्स नॉर्मली इस फॉर्मेट में आएगी। ये तो हो गया, एग्जाम्स भी हो गए, सब कुछ हो गया। मुझे रिपोर्ट्स कैसे मिलेंगे? हाउ रिपोर्ट्स कम वाया ऐप और वाया ईमेल। Many a times some schools send a copy of assessment report with kid in a sealed envelope or they send it via mail. So when you get it for the first time, अगर आप नए हो UK में तो you will get confused what exactly that means. So sometimes whenever you get that, if you get confused, try and open their planner. Most of the time planner में वो explain करके रखते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। So इसके अलावा हर एक स्कूल में आपकी पेरेंट्स इवनिंग होती है जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स आपस में बात करके ये डिसाइड करते हैं कि आपका बच्चा कहाँ पे है। और ये जो मीटिंग्स होती हैं नॉर्मली हर असेसमेंट के बाद होती हैं। यू विल गेट अ चांस टू टॉक टू अ टीचर, यू विल सी अंडरस्टैंड हाउ योर किड इज परफॉर्मिंग, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो किस ग्रेड में है। अगर आपको कोई कंसर्न है एजुकेशन को लेके, उसकी पढ़ाई को लेके, आपको कोई जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो वो चीज़ें भी आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपने टीचर से बात कर सकते हो। यू कैन आस्क हिम about what he thinks about moving him to the higher grades. Normally, if you are new in UK, if you are new to the school, they don't know the baseline, right? So they try to put kids at the lower sets, look at the performance, and then move them up. So this meeting will give you an option to have a discussion with teacher and move your kid up. But one word of caution: teachers in UK are normally very sweet, and they will normally be all praise about your kids. So don't get swayed by that. If you have some questions, ask them very clearly how your kid is performing, and then you'll be fine. ये सारी चीज़ें तो हो गई। अभी हम बात करते हैं ईयर 10 या ईयर 11 की, या GCSE की जो नॉर्मली ग्रेडिंग्स होती हैं वो होती कैसी हैं। सो जो GCSE के जो नॉर्मली स्कोर्स होते हैं, हर साल जो बोर्ड होता है जिसको हम ऑफ कॉल बोलते हैं नॉर्मली, वो आपकी ग्रेड बाउंड्रीज सेट करता है। अगर हम ग्रेड बाउंड्रीज की बात करें तो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स नीडेड फॉर ईच ग्रेड. Biggest thing in UK and which is very different from India is this is normally done after examiner or off call him, they have gone through the data of every single student who has given the exams. This is not like India. यहाँ पे अगर किसी को 100 out of 100 मिला तो he will get a first rank or second rank and then it will be divided like this. Over here it is normally a normalized score जिसको यहाँ पे हम देखते हैं. The exam grades are determined for every single student. They will normally put into a rank order from 1 to 9 जैसा हमने पहले देखा हुआ था यहाँ पे. 1 to 9 जहाँ पे टॉप पे आते हैं आपके 9 वाले, और बाकी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ हमेशा बीच में आते हैं. इन ईयर 2022 द एग्जामिनर्स वर अ बिट लीनियर क्योंकि 2020 में और 2021 में एग्जाम्स नहीं हुए थे, बट गोइंग फॉरवर्ड दिस मे नॉट बी ट्रू. एंड once they have this data, they use some statistical formula or magical formula to even filter the student into foundation. So based upon those formulas, they even filter the students upon those levels. So higher students normally are in the grade of 3 to 9. Foundations students are in the grade of 1 to 5. So based upon marks obtained, normally they decide how many percentage of kids they want to put into each grade. So for an example, अगर वो ये decide करते हैं कि उनको 20% students को above 7 grade पे रखना है और 20% को below 4 grade पे रखना है, and rest everyone they want to put it in between. So they can do it like that. अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो ये ईयर 19, 2021 एंड 2022 का है, जहां पे मैंने सिर्फ मैथ्स की ग्रेड्स की बात की है. इफ यू लुक एट दिस डेटा,
So in year 2019, only 2.9% of the students got grade 9. This increased to 4.8 in year 2021, and again it was at 4.4 at year 2022. Let's look at the high pass or some grade 5 bolte hain, right? So grade 5 पे in year 2019 there was 14.8% student. In year 2021 for grade 5 it was again around 18% in student, and in 2022 it was around 17% student. So if you look at the graph what we have, so normally there is a bell curve sort of thing. So when they do this, they normally distribute the data and then they decide what grade should be given to what student. So now let's see which grade a kid or a student can get with what marks. So अगर हम बात करते हैं AQA मैथ्स की, जो कि GCSE के लिए नॉर्मली होता है यहाँ पे, so a grade boundary is the minimum mark at which a number grade between 1 and 9 can be achieved. So for example, अगर मैं बोलूँ कि grade 6 की boundary is 70 marks, it means 70 is the minimum mark at which grade 6 can be achieved. So अगर आपका 69 आया हुआ है वहाँ पे, तो you will not be getting a grade 6, you will be moving to grade 5. So अगर हम बात करें AQA maths की, right? So if you look at this data, so I have compiled data from 2019, 21 and 22. So पहला क्वेश्चन ये आता है कि कितने परसेंटेज में मुझे क्या मार्क्स आएंगे. सो अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, जहां पे जो मेरी ग्रेडिंग्स होती है 1 to 5 के बीच में होती है, सो आउट ऑफ 240 इफ यू आर अचीविंग 157, राइट, विच इज around 65%, in that condition you will be getting the highest grade in foundation. So grade 4 you need to score 51%. In grade to achieve grade 3 you need to have 37% close to, for grade 2 24%, for grade 1 around 10%. Talk about the higher mathematics. In this condition again the maximum mark is 240, and to achieve grade 9 minimum you should achieve is around 71%. So अगर आपका 71% मार्क्स है तो आप आराम से यहाँ पे ग्रेड 9 अचीव कर सकते हो. इन इंडिया नॉर्मली वी यूज्ड टू से कि 100% मार्क्स आए, 90% मार्क्स आए. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे एक लोअर रेंज डिसाइड करते हैं वो, और उसके ऊपर जो भी आया सबको एक ग्रेड के फॉर्म में दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल फॉर ग्रेड 8 57%, grade 7 44%, grade 6 31%, and grade 5 18%. Same for 2021, it was 145, 45%, 33%, 21%, and 9%. Again, if you look at the higher grade, it was 192, which was 80%. 65% पे आपको grade 8 मिलता है, 50% पे grade 7 मिलता है, 38% पे grade 6 मिला. और फिर 2022 में जो बाउंड्रीज थी वो चेंज हुई थी, और ये जो मार्क्स थे वो बढ़ के आए थे. इनफैक्ट सारे लेवल पे फाउंडेशन में अराउंड 72% फॉर 5% फॉर ग्रेड 4, 42% फॉर ग्रेड 3, 28% फॉर ग्रेड 2. एंड इफ यू लुक एट द ग्रेड 9, इट इज ऑलमोस्ट 90% मार्क्स फॉर ग्रेड 9. ग्रेड 8 के लिए 77%, ग्रेड 7 के लिए 65% और ग्रेड 6 के लिए 21%. सिमिलर वे में अगर हम मैथ्स के लिए देखें यहाँ पे, तो अगर हम सिमिलर तरीके में अगर हम एडेक्सल के लिए देखें यहाँ पे, तो आउट ऑफ 240, just ignore this one, it was 198, 167 और 82% and 69% for 9 and 8 in year 2019. For grade 5 for foundation it was 77% for foundation and 33% for basically higher mathematics. For year 21, if you are achieving 78% you will get 9, 64% you will be at grade 8, 51% you will be at 7, 39% at grade 5, 27% will be at grade 5. If you are at 69% in foundation, you will be achieving the highest possible grade. So the same thing improved even in year 2022. So for foundation, you need to score 81% to get around in grade 9. That is the minimum requirement. 69% for grade 8. So if you are achieving, let's say 193, between 193 to 165, you will be falling in grade 8. For grade 7, 57%, and for grade 5, it is almost 30%. सिमिलर वे इज फॉर साइंस. अगर हम बात करें तो साइंस में जो नॉर्मली 240 का जो स्कोर होता है कॉमन यहाँ पे, सो टू गेट अ ग्रेड 9 यू शुड अचीव एटलीस्ट 156 इन 2019, और ग्रेड 5 के लिए इट वाज 32 ऑन हायर. एंड इफ यू आर ऑन द फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इजी होते हैं एज कम्पेयर टू हायर, वहाँ पे जो आपका लेवल था वो अराउंड 51% का था. सिमिलर वे में जो आपकी AQA फिजिक्स की जो रेंज थी वो इट वाज 62% for grade 9, 56% for grade 8, 49% for grade 7, and 32% for grade 5. And for getting basically a grade 5 in foundation, it was around 56%.
अगर हम बात करें कंबाइंड साइंस की, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते होंगे जो कंबाइंड साइंस लेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कंबाइंड साइंस इन यूके, इन GCSE you can select physics, chemistry and biology separate, or you can go with a combined science. So for example, if a kid want to go with separate sciences, he will be graded from 9 to 1 for each subject, 9 being the highest score. लेकिन अगर आप कंबाइंड साइंस के फॉर्म में जाते हैं तो जो आपके जो ग्रेड्स होते हैं वो बेसिकली 2 GCSE के बराबर होते हैं, और इनको नॉर्मली 2 इक्वल और एडजेसेंट के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल 9 9 8 9 8 8 8 7 8 7। तो ये थोड़ा सा इसका जो असेसमेंट का तरीका होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और यहाँ भी साइंस दो तरीके की होती है, एक होती है सिनर्जी कोर्सेज जहाँ पे तीनों साइंसेज को एक साथ पढ़ाया जाता है, और एक होता है ट्रायोलॉजी कोर्सेज जो थोड़ा सा उनको सेपरेट पढ़ाते हैं। सो इफ यू लुक एट द डेटा फ्रॉम ईयर 2022 जस्ट टू अंडरस्टैंड द ग्रेड बाउंड्रीज, राइट। सो फॉर कंबाइंड साइंस इन एडेक्सेल नॉर्मली जो हमें मिला था वो इफ यू लुक एट द ग्रेड रेंज ऑफ लेट्स से for 5 which is highest for foundation course, right? Over there, it out of 360 it was 203 marks. If you look at the higher one, out of 360, if you are achieving 266, you will get 99. If you are achieving anything between 269 to 249, if you are achieving anything between 266 to 249, you will be getting 98. If you are getting 232, you will be getting 88. So depending upon this kind of marks distribution, आपके ग्रेडिंग डिसाइड होती है। अगर हम बात करें AQA GCSE कंबाइंड साइंसेस की, तो इन द सिमिलर पैटर्न इफ यू वांट टू गेट इन द ट्रायोलॉजी टियर, इफ यू वांट टू लुक एट, so to get 99 you should score 276. If you want to get a 55 you should score at least 126 for higher. If you go with the foundation you should score 242 to get a 55 की जो ग्रेड होती है उसमें। अगर हम बात करते हैं सिनर्जी साइंसेस के एडिशन कोर्स के लिए जाते हो तो यू शुड अचीव मिनिमम 240 to score 55 and you should score minimum 263 to achieve 99. So this is the copy of Shaurya's assessment point 2 report. So if you can see in this report, जो normally आपका achievable target grade national equivalence के basis पे है, it is fixed at 5. So where exactly he is? Since Shaurya moved into this school in October, so he joined mid-year और उनके पास कुछ भी उसका base point का information नहीं था because we moved from India. सो उन्होंने उसको स्टार्टिंग में ग्रेड 2 पे रखा था जस्ट टू सी हाउ एग्जैक्टली ही इज परफॉर्मिंग, एंड देन दे कीप ऑन मूविंग हिम इनटू डिफरेंट ग्रेड्स. सो ही स्टार्टेड विद लोअर थ्रेट्स, ही वर्कड हिज वे अप, नाउ ही इज स्टिल वर्किंग हिज वे अप एंड लुकिंग एट द टारगेट रेंजेस एंड वे ही इज परफॉर्मिंग. वी होप दैट विद टाइम फ्रेम he will be able to move to upper grades, or he will be able to achieve the target grade of 5. So this is how your kids report should look like. जो ग्रेडिंग सिस्टम के प्रोसेस होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जब भी आप इंडिया से या किसी और कंट्री से यहाँ पे आते हो तो कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि कंपैरिजन कैसा है. तो इंडिया में नॉर्मली जो ग्रेडिंग होती है वो आपके मार्क्स के ऊपर करते हैं 100% के बेसिस पे, फिर आपके किड्स को बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के ऊपर डिफाइन करते हैं. बहुत सारे स्कूल्स में नॉर्मली अभी ग्रेडिंग सिस्टम चालू हो गया. अगर आप CBSE से आ रहे हो तो आप नॉर्मली वहाँ पे ग्रेड्स यूज करते हैं, बट यूके में ग्रेडिंग सिस्टम का तरीका अलग होता है. So with this video, I just wanted to explain what the grading system is. I know the topic what we have discussed today is pretty complex. कई बार दिक्कत होती है हमें समझने में, so we thought let's make a video and try to explain it to you into a normal way. But if you have some more questions, feel free to drop us a comment and answer those questions for you. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा. And this was all for today. Thanks for your time. And don't forget to like, subscribe, and share our content. Have a nice day.